बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से करेंगे, जहां पर वस्ती कश्मीर के अंदर पिछले 15 घंटों से जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई चल रही है और इस वक्त जो ताजा तरीन तफसीलात मिल पा रही हैं कि अभी भी दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। बड़ी खबर जहां पर इस वक्त भी वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के अंदर 15 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस का जारी है। चरार शरीफ इलाके में एनकाउंटर में अब तक एक मिलिटेंट हलाक हो चुका है और इस बीच गोली लगने से सीआरपीएफ का एक एहलकार भी जख्मी हुआ है, जिसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज के एहलकार और राष्ट्रीय राइफल्स के जवान इस वक्त इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। देर शाम एनकाउंटर शुरू हुआ था, पहले सर्च ऑपरेशन, देखते ही देखते एनकाउंटर उस वक्त यहां पर शुरू हो गया जब इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। घर घर तलाशी का सिलसिला शुरू हुआ था और इसी दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फायर ओपन किया सिक्योरिटी फोर्सेस पर। जवाबी कार्रवाई हुई और जो सर्च ऑपरेशन देर शाम शुरू किया गया था इस इलाके में खुफिया इतलात मिलने के बाद, उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन फौरी तौर एनकाउंटर में तब्दील हो गया। अब सुबह सुबह जब दोबारा यहां पर गोली चली, एक मिलिटेंट के हलाक होने की इतलात मौसूल हुई है, जिसकी पुलिस ने भी तस्दीक कर दी है, ताहम इसकी शनाख्त होना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ इस इलाके के अंदर इंतजामिया की तरफ से एहतियातन इंटरनेट बंद कर दिया गया है। श्रीनगर और बडगाम के साथ लगने वाले या चरार शरीफ के आसपास जो करीबी हिस्से हैं, वहां पर देर शाम से ही इंटरनेट सर्विसेज डाउन की गई हैं। अब भी इस वक्त 15 घंटों तक ऑपरेशन जहां पर चल रहा है, तो फिलहाल इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के साथ साथ एहतियातन इंटरनेट सेवाएं, इंटरनेट खिदमात फिलहाल मुअत्तल रखी गई। सीनियर साथी सैयद फारूक रऊफ के पास सीधा चलते हैं, जो श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त हमारे साथ हैं। क्या कुछ अभी लेटेस्ट अपडेट मिल पा रहा है सैयद रऊफ? देखिए आसिफ, सुबह 8 बजे से लेकर बात करें तो कोई भी गोली वहां पे नहीं चली है। जब हम लास्ट अपडेट हमने आपको दी थी उस टाइम से कोई भी गोली वहां पे नहीं चली है और इस बीच में एक मिलिटेंट के जाम बक होने की खबर है और एक सीआरपीएफ एहलकार के जख्मी होने की खबर है। अभी सर्च ऑपरेशन बराबर जारी है। अब जिस जगह पे ये एनकाउंटर हो रहा है वहां पे फौज गई है और पूरे एरिया में सर्च चल रहा है। जो सोर्स से हमारी बात हुई है, जिस तरह पुलिस का भी कहना है कि 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते थे एनकाउंटर साइट में, मगर जो सोर्स से बात रही है वो क्या कि 2 मिलिटेंट शायद फरार होने में कामयाब हुए हैं और तकरीबन कुछ वक्त के बाद ही इस ऑपरेशन को अब कॉल्ड ऑफ किया जाएगा। कॉल्ड ऑफ इस वक्त हो चुका है या फिर सिर्फ गोलियों का सिलसिला फिलहाल थमा है? नहीं, गोलियों का सिलसिला तो काफी टाइम पहले से थमा है। अभी जिस तरह वो आखिरी लवाजमत जो है वो पूरी की जा रही है, कई कई सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वहां से अब फौज जो है वो तकरीबन बाहर आ रही है। जो हमारी खबर सोर्स से अभी बात हुई है तो उनका कहना है कि तकरीबन जो है ऑपरेशन जो है वो कॉल्ड ऑफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह फौज और पुलिस ने कहा 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं, तो एक मिलिटेंट के जाम बक होने की खबर है और यह भी कहा जाए कि 2 मिलिटेंट शायद वहां से फरार होने में कामयाब हुए। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सीआरपीएफ का एक एहलकार जख्मी था, उसके बाद भी तकरीबन 15 घंटों तक सर्च ऑपरेशन चला है, गोलियां भी चली हैं। कोई और कोलैटरल डैमेज की इतलात मौसूल हुई है क्या? और दूसरा ये कि इस इलाके के अंदर आम शहरी भी थे जिनके तहफ्फुज को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल रहता है। क्या वहां पर सभी शहरी हिफाजत से वापस अपने घरों को लौटाए गए? देखिए, किसी भी शहरी की जख्मी होने की कोई खबर नहीं है और सीआरपीएफ एहलकार जो पहले इनिशियल स्टेज में जो जख्मी हुआ था वही एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुआ, जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आई है उसको अस्पताल के लिए ले जाया गया जहां पे उनका इलाज चल रहा है। तो कोई भी वैसा डैमेज नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जिस तरह ये जहां पे ये एनकाउंटर चल रहा है वो काफी बस्ती से काफी नीचे है इलाका है और जो कह सकते हैं कि पहाड़ी पर ये एनकाउंटर चल रहा है, तो इस वजह से लोग भी श्रीनगर से सीनियर साथी सईद रऊफ फारूकी हमारे साथ थे। एनकाउंटर बडगाम के अंदर इस वक्त गोलियों का सिलसिला थमा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस आखिरी मराहिल में इस वक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और चंद वक्फे के बाद या चंद लम्हात के बाद शायद इस ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ किया जा सकता है, खत्म किया जाएगा। फिलहाल 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतलात मौसूल हो रही है, जो सईद रऊफ भी बता रहे थे, और इनकी शनाख्त अभी तक होना बाकी है। किस तंजीम से वाबस्ता थे और क्या इन इलाकों के अंदर ये अभी से एक्टिव थे या पहले से इनकी सरगर्मियां जारी थी, इस हवाले से फिलहाल हतमी कोई बयान पुलिस, फौज या सिविल इंतजामिया की तरफ से कोई सामने नहीं आया। लेकिन मुसल्लह झड़प जो कि चरार शरीफ के अंदर बडगाम इलाके में देर शाम शुरू हुई थी,
पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने उस वक्त मुश्तरका तौर पर चरार शिफ्ट के इस गांव के अंदर ऑपरेशन शुरू किया था। जब फोर्सेज एहलकार घर घर तलाशी में मसरूफ थे तो इलाके में मौजूद मिलिटेंटों पर गोलियां चली। फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की और सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ और इलाके के अंदर कई घंटों तक ये ऑपरेशन जारी रहा। जो इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन गोलियों का सिलसिला फिलहाल थमा हुआ है। बढ़ते आगे बात एनआईए की आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल इंटेलिजेंस इस वक्त भी तमाम इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो काफी ज्यादा सरगर्म नजर आ रहे हैं और इस बीच कौमी तहकीकाती एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से इस वक्त कार्रवाई हुई है। बारामूला जिले के अंदर एनआईए की कार्रवाई, पलहालन में गुलाम रसूल वाजा के घर पर कार्रवाई हुई है, छापामारी हुई है और कानपुरा बारामूला जिले के अंदर यहां पर दूसरा मकाम जहां पर छापा मारा गया एनआईए की तरफ से। वादी कश्मीर में एनआईए की कार्रवाई तेज हुई है और पिछले 4 घंटों के दौरान सुबह 7 बजे से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर जिला बारामूला जो इस वक्त सुर्खियों में है और इस बीच आपको उन मकामात की तस्वीर भी बताएंगे जहां पर सुबह सुबह एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और बड़ी चीज इसमें यह है कि शुमाली जिला बारामूला के अंदर आज सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई कई इलाके में छापे मारे गए। एनआईए की टीम ने सीआरपीएफ और पुलिस के हमरा बारामूला जिले के पलहालन पट्टन में जहां पर गुलाम रसूल वाजा के घर पर छापा मारा गया। इसके अलावा कानपुरा और जिले के दीगर मकामात पर भी एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के अंदर जहां पर आज सुबह शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस जिले में कार्रवाई की गई एनआईए की तरफ से और जो तफसीलात मिल पा रही हैं उसके मुताबिक अलग अलग इलाकों के अंदर जहां पर गुलाम रसूल वाजा नामी एक शख्स के घर पर छापेमारी हुई और उसके बाद एनआईए की टीम आगे बढ़ी और जो कार्रवाई आगे बढ़ाई गई तो उस वक्त भी एनआईए की तरफ से पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से इस ऑपरेशन को हालांकि चलाया जा रहा था। एनआईए की तरफ से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर और साथ ही साथ इतलात ये भी मौसूल हुई कि शाहीन अहमद लोन कानिसपुरा का रहने वाला और बीजेपी महिला मोर्चा की जो लीडर हैं हलीमा बोनियार बारामूला की रहने वाली, उनके घर पर भी छापेमारी की गई है। वहां पर भी एनआईए की टीम सुबह सुबह पहुंची और पुलिस और सीआरपीएफ की मदद इन सभी इलाकों के अंदर इस कार्रवाई के दौरान ली जा रही थी। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, आज यहाँ पे जो है एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंची है। हालांकि कई इलाकों में इन्होंने जो है दौरा किया। हालांकि सबसे पहले ये पट्टन जो कि न्यालपोरा का इलाका है, वहाँ पे ये गुलाम रसूल वाजा के घर पे गए और वहाँ पे छापा मार कार्रवाई के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। इसके बाद ये शाहीन अहमद लोन जो कि कनिसपोरा बारामूला का रहने वाला है, हालांकि ये बताया जाता है ये पहले ये एक्स मिलिटेंट था, फिर उसके बाद इसका आज स्कूल भी चल रहा है। हालांकि उसके घर भी गए, वहाँ पे भी कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के खजबाग इलाके की बात करें, इस वक्त हम खजबाग बारामूला में मौजूद है। यहाँ पे जो बीजेपी की जो महिला कारकुन हैं हलीमा जी, हालांकि इनके जो गवर्नमेंट क्वार्टर पे अभी जो है रेड चल रहे हैं, सर्च चल रही है। ये आने वाले अब टाइम के बाद ही पता चलेगा किस बुनियाद पे जो है इनके घर पे जो है रेड की गई। हालांकि अगर हम सनड बारामूला की बात करें, वहाँ पे जो है तारिक अहमद जो कि एक्स सरपंच है, वहाँ पे भी उसके घर पे जो है रेड की गई। मैं आपको बता दे चलूं, ये जो तारिक अहमद लोन है ये बताया जाता है ये ड्रग पेल्टर था। हालांकि पिछली दफा पुलिस ने इसको अरेस्ट भी किया था। आज इसके घर पे जो है छापा मार कार्रवाई के दौरान वहां पे भी कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। लगातार जो है इस वक्त एनआईए की टीम की तरफ से जो है छापा मार कार्रवाई लगातार यहाँ पे शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला में बीजेपी की जो महिला कारकुन है, हालांकि इसके घर पे जो है इस वक्त रेड चल रही है। अभी मैं आपको बता दे चलूं, यहाँ पे सीआरपीएफ, इसके साथ साथ जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो टीम आई है यहाँ पे, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पे सर्च लगातार जारी है। फिलहाल अब थोड़ी देर के बाद ये पूरा माजरा पता चलेगा, कौन किस में मुलविस है ये अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर।
बढ़ते आगे बात दिल्ली की, जहां पर राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि 8 अरकान पार्लियामान की मुअत्तली को मनसूख किए जाने तक अपोजिशन की जानिब से ऐवान की कार्रवाई का बाइकआउट किया जाएगा। और इस बीच वक्फे सिफर के दौरान राज्यसभा में खिताब करते हुए जहां पर कांग्रेस रहनुमा की तरफ से ज़री बिल्स के ताल्लुक से अपनी तजावीज़ भी पेश की गई, उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि MSP के कवायद को वक्तन फ़ौक्तन 2 स्वामीनाथन फार्मूला के तहत तय किया जाए। उन्होंने एक और तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि हुकूमत इस बात को भी यकीनी बनाए कि निजी शोबे हुकूमत की जानिब से तयशुदा कम अज़ कम कीमत से भी कम कीमत में अशिया खुर्दनोश की खरीदारी न कर सकें। इस बीच जो मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट है, राज्यसभा के 8 अरकान हैं, वो एहतजाज पर बैठे हैं। देर रात तक एहतजाज जारी, हालांकि रात भर यहीं पर गांधी जी के मुजस्समे के साथ इन सभी 8 लीडरान की रात गुजरी। इसके बाद डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी इनसे सुबह सुबह मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन एहतजाज अभी भी जारी है और बाइकआउट का अब फैसला किया गया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा इनमें शामिल हैं, दीगर जमातों के रहनुमा भी हैं जिन्होंने हुकूमत की पॉलिसीज पर, कामकाज पर सवाल उठाते हुए ऐवान में न जाने का फैसला किया है, राज्यसभा से बाइकआउट का फैसला किया है। और इसी बाइकआउट के तहत जो महात्मा गांधी के मुजस्समे के बाहर, जहां पर पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज कल से शुरू हुआ था, इस वक्त भी लीडरान की तरफ से यह एहतजाज किया जा रहा है। और मैंने कोट किया यहाँ अरुण जेटली जी को ही कि अगर कोई MP वोटिंग के वक्त डिवीजन मांगता है और अगर डिवीजन नहीं दिया जाता है और बिल पास होता है, वो बिल जो पारित किया जाता है वो गैर कानूनी होता है। ये मैंने अरुण जेटली को यहाँ अभी कोट किया। मैंने हाई कोर्ट, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कोट किया कि कुछ साल पहले जब उत्तराखंड के अंदर स्पीकर ने डिवीजन अलाउ नहीं किया था, तो हाई कोर्ट ने उसके साथ कहा था कि ठीक है, डिवीजन की जरूरत नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चली गई कि डिवीजन अलाउ करना चाहिए। तो यहाँ क्यों उन्होंने डिवीजन अलाउ नहीं किया? तो इसका मतलब है जो कानून पास हुआ है वो पार्लियामेंट की सहमति से नहीं हुआ है, उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। इसीलिए हमने राष्ट्रपति जी को भी कल 15 पार्टीज ने लिखा है कि वो इस कानून को अपनी स्वीकृति न दें, अपनी सहमति न दें पास करने, उसे वापस भेज दें। एक तो ये हुआ। तो लेकिन जहां तक बाइकआउट का संबंध है, बाइकआउट हमने 3 चीजों के लिए किया। बाइकआउट क्या है कि जब तक इसमें जो बिल में प्रावधान है कि किसान कहीं भी अपनी जो फसल है बेच सकता है देश में, प्राइवेट मार्केट में, तो इसमें एक नया बिल बनाना चाहिए जिसमें ये प्रावधान होना चाहिए कि जो भी प्राइवेट प्लेयर खरीदेगा वो MSP से नीचे नहीं खरीदेगा। ये अनिवार्य बनाना होगा प्राइवेट परचेजर के लिए भी कि उसको खरीदना होगा MSP के रेट पर। दूसरा हमने बताया कि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर MSP फिक्स करना चाहिए। तीसरा हमने कहा कि अगर सरकारी कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो जब किसानों से खरीदेगी अनाज, तो वो भी MSP से नीचे नहीं खरीदनी चाहिए। जब तक ये 3 चीजें सरकार सदन के अंदर नहीं कहती है कि ये करेगी, तब तक हम बाइकआउट करें। वो बाद की बात है, अभी तो हम सदन चल रहा है तो अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, बिल की बात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जहां पर मशरकी लद्दाख के अंदर फौजी तातुल बरकरार है और तरफीन की फौजी जमाव को कम करने के लिए मॉस्को में 5 निकात पर इत्तफाक राय पर आगे की पेशरफ्त के लिए छठी बार भारत और चीन के फौजी कमांडरों की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें पहली बार भारत की जानिब से वजारत खारजा का एक आला ओहदेदार भी शामिल हुआ। लेकिन लद्दाख के मोल्डो में 12 घंटे तक हुई बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई। छठे दौर की बातचीत भी नाकाम रही, कोई मस्बत पहल नजर नहीं आई। PLA ने वॉर ड्रिल के लिए नए वीडियोस भी जारी कर दिए हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी पोजीशन मजबूत बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। भारतीय फौज की तरफ से भी इसका मुअस्सर जवाब दिया जा रहा है और आंख में आंख डालकर इस वक्त चीन के सामने भारतीय फौज भी खड़ी है। PLA की तरफ से वीडियो जारी किए जा रहे हैं तो
तो दूसरी तरफ इस वक्त जमीनी सूरत हाल को हकाइक को समझते हुए फौज की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं। इस बीच आपको बताते चलें कि मीटिंग छठे दौर की हुई, फौज के आला अफसरान मौजूद रहे, वजारत खारजा के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी मौजूद रहे, लेकिन इस बार भी बात नहीं बन पाई। सूरत हाल जूं की तू बनी है, तातुल कम करने के लिए मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग इस बार भी नतीजा लेकर कोई सामने नहीं आया। इधर मशरकी लद्दाख में कशीदगी को देखते हुए फौज की जानिब से ऊंटों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और ऊंटों को 170 किलोग्राम तक का वजन उठाकर जो ले जा सकते हैं, जिन्हें ट्रायल के बाद अब फौज में भर्ती करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। इन ऊंटों को अब सामान ले जाने के लिए ही नहीं बल्कि पेट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिन्हें राजस्थान से बुलाया गया है और 72 घंटे तक बिना पानी पिए हजारों फीट की बुलंदी पर 170 किलोग्राम या 170 किलो तक का सामान जो इन ऊंटों पर आसानी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या उसके करीबी हिस्सों में इन पहाड़ी इलाकों में ले जाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ बेसिकली अभी जो रिसर्च है वो डबल हम कैमल के ऊपर है। तो ये आप देख सकते हैं डबल हम कैमल हैं, इन पे हम लोग 70,000 फीट हाइट तक ईस्टर्न लद्दाख साइड में तो इनका पेट्रोलिंग और लोड कैरिंग का रिसर्च किए हैं। तो इनमें ये पता चला है कि इनका जो लोड कैरिंग है वो 170 केजी है। 170 केजी लोड लेके ये लोग एक बार में 12 किलोमीटर तक का पेट्रोलिंग कर सकता है 170 केजी लोड करके एट द हाइट ऑफ 17,000 फीट। तो ये ईस्टर्न लद्दाख का जो रेतीला इलाका है, प्लेटू है, उसमें ये पेट्रोलिंग के लिए बेहतर है। हमने पहले इसका कंपैरिजन सिंगल अप कैमल से भी किया था जो राजस्थान से लाए थे। तो इनका कंपैरिजन से ये पता चला कि इस जो हार्श कंडीशन है, ये लद्दाख का जो हाइपोक्सिया कंडीशन है या कोल्ड कंडीशन है, अल्टीट्यूड कंडीशन है, इसके लिए डबल एम कैमल सुइटेबल है पेट्रोलिंग और लोड कैरिंग के लिए। तो इसका जो ट्रायल है वो हो चुका है। तो अभी ये आर्मी में इंडक्ट होगा। जैसे इसका जो पॉपुलेशन है, क्योंकि बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है डबल एम कैमल का, एक बार ये ब्रीडिंग इसका करा के जिसे पॉपुलेशन सफिशिएंट हो जाता है पेट्रोलिंग एंड लोड कैरिंग के लिए आर्मी में इंडक्ट करने के लिए, तो इनको इंडक्ट किया जाएगा आर्मी में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पुरतनाव सूरत हाल नजर आ रही है। सरहदी जिला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी वक्फे से हो रही है। मुतअद्दिद इलाकों में खौफ हरास का माहौल है। कई इलाकों के अंदर फौज की जानिब से मौसर जवाब भी पाकिस्तानी रेंजर्स को दिया जा रहा, लेकिन बिला इश्तियाल फायरिंग की वजह से इस वक्त भी कई इलाकों में आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब खेती बाड़ी के लिए, कामकाज के लिए घरों से बाहर लोग निकलते हैं, किसानों की एक बड़ी तादाद, लेकिन मौजूदा हालात में कामकाज करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। सरहद के करीबी इलाकों में जहां पर फौज की तरफ से करीबी नजर पाकिस्तान के इलाकों में या सरहद के उस पार नजर रखी जा रही है, लेकिन सूरत हाल जूं की तू नजर आती है और कशीदगी इन इलाकों के अंदर मुसलसल बरकरार है। आप इस वक्त एलओसी के करीब खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी फायरिंग इस वक्त जो है वो चल रही है, लेकिन घास कटाई की इस वक्त जो है वो लोग कर रहे हैं। असू का महीना है, हमारे धान की इस वक्त कटाई शुरू हो रही है, मक्की आगे कटाई शुरू हो रही है, लेकिन फायरिंग से हमारे लोग बहुत बड़े परेशान हैं, बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। और हम आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी से अपील करेंगे कि फौरी तौर दोनों मुल्क जो है इस फायरिंग का कोई हल निकालें ताकि आम लोगों की जो जान है वो बच सके। जहाँ तक तलक यहाँ बैंकरों का है, आप देखें कि हमारी सरकार दावे करती है कि हम 100% बैंकर जो है वो बॉर्डर में दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त बैंकर जो है वो 5% भी जो है वो मुकम्मल नहीं हुए। हम आपके मदद से गुजारिश करेंगे कि बैंकर जो है वो लोगों को बॉर्डर में दिए जाए। बढ़ते आगे बात कोविड-19 के सरहदी इलाकों में लोगों को किसी किस्म की राहत नहीं, लेकिन कोविड-19 ने भी अपना कहर भरपूर जमाया है और तमाम इलाकों के अंदर, चाहे मुल्क की बात हो या मकामी सतह पर आप देखेंगे तो कोविड-19 के केसेस में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में मजीद 26 अमवात हुई हैं और मरने वालों की तादाद 1025 से तजावज कर गई है। 1000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कोविड-19 के प्रोटोकॉल में इंतजामिया ने तब्दीली भी कर दी है। यानी पहले 14 से 15 दिन आप एक क्वारंटाइन सेंटर में रहते थे, अब मरीज जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें 10 दिनों के बाद कोविड-19 सेंटर से या वेलनेस सेंटर से छुट्टी कर दी जाएगी। लेकिन उसके लिए ना उन्हें इस बार अच्छी चीज ये भी है कि नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी, बल्कि 3 से 4 दिन पहले इस बात के लिए भी उन्हें इंतजामिया को बताना होगा कि उन्हें किसी तरह के सिम्टम्स नहीं है,
जिसके तहत दोबारा उनका चेकअप होगा, ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद जब उनमें कोई अलामत नहीं पाई जाएगी, 10 रोज मुकम्मल हो जाएंगे तो कोविड-19 जो मरीज होंगे उन्हें नेगेटिव खुद ब खुद करार दे दिया जाएगा। 24 घंटों में 1024 केस, 246 जम्मू से, जबकि 778 मुतासरीन कश्मीर वादी में अब तक फौत हो चुके हैं, जिनकी मौत हुई है। और इस वक्त मजीद 26 अमवात की खबर। पिछले 24 से 30 घंटों के दौरान 26 लोगों की जान चली गई। बढ़ते आगे बात शुमाली कश्मीर की, जहां पर देदरन बोनियार जिला बारामूला का सरहदी इलाका, जहां एक कसीर आबादी इस वक्त कई मसाइल का सामना कर रही है। देदरन बोनियार में लोगों को बुनियादी सहूलियात के फुकदान से शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके में बिजली, पानी और सड़क के अलावा दीगर बुनियादी सहूलियात की किल्लत सैकड़ों लोगों के लिए बाइस अजाब बन गई है। लोगों ने इंतजामिया से इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया है ताकि इन्हें मजीद नुकसान न उठाना पड़े और इस इलाके को जाज़बी नजर बनाने के लिए यहाँ पर तामीर और तरक्की के लिए भी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। हेलत तो इधर है ही नहीं जी, हेलत का तो इधर कहीं नाम निशान ही नहीं है। ये अब खुदा के भरोसे पर बैठते हैं लोग। हेलत में हमने जाना पड़ता है बुनियार में सर, यहाँ कोई उसके लिए हमें कोई सहायता नहीं है जी। तो अब रह गई दूसरी बात पानी की। पानी तो साहब, पानी का तो वो आप देखें खुद, आप ये कैमरा ले जाए और खुद उसको वीडियोग्राफी करें और आप खुद देखें। हम पानी वो सड़ा हुआ, पैपू में जो पानी आता है वो सड़ा हुआ है, ना कहीं फिल्ट्रेशन प्लांट है ना कहीं कुछ है, तो इसलिए हम बड़े बिछड़े हुए हैं। इधर वादी कश्मीर में रफ्ता रफ्ता खेल सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। सरमा से कबल इंतजामिया के साथ साथ खिलाड़ी भी पुरजोश नजर आ रहे हैं और तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं ताकि मकामी सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जाने का नौजवानों को या फिर बच्चों को मौका मिले। इस बीच वुशु या दीगर मार्शल आर्ट्स के साथ साथ दीगर खेलों से वाबस्ता खिलाड़ी भी सुबह से शाम तक मसरूफ नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ खेल के मैदानों पर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं और इस बीच जहां पर इंतजामिया की तरफ से की गई तैयारियों का भरपूर फायदा मकामी नौजवान उठा रहे हैं, खिलाड़ी उठा रहे हैं, बच्चे उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस वक्त तैयारी ये भी है कि सरमा से कबल आगे जो भी आहिस्ता आहिस्ता गेम्स होंगी, खेलों का इनेकाद होगा, वहां पर भी अपनी शिरकत वो वहां पहुंच सके, शमूलियत कर सके इन खेलों में। तो दूसरी तरफ इंतजामिया भी भरपूर तैयारियां करने के साथ साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की कोशिशों में मसरूफ नजर आ रही है ताकि एक बेहतर मुस्तकबिल इन नौजवानों को नजर आए। हम सुबह वुशु की प्रैक्टिस करने आते हैं खादी मिल में, तो यहाँ पे हम 6:30 बजे तक रिपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद कोचेज आते हैं, रमीज सर, मकसूद सर, इरफान सर और एजाज सर आते हैं, हमें प्रैक्टिस करवाते हैं। तो 9 बजे तक हमारा हो जाता है, 8:30 बजे तक हो जाता है, तो 9 बजे तक हम लोग घर पहुँच जाते हैं। वुशु जब मैं पहले बैडमिंटन खेलती थी तो वहाँ पे सीनियर्स जब वुशु की प्रैक्टिस करते थे तो उनसे हर कोई इंस्पायर होता था, क्योंकि ये तीनों गेम्स का मिक्सचर है और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस भी सीखना चाहिए, तो इससे बेस्ट गेम वहाँ पे हो नहीं सकती। तो यहाँ पे आके आपने कितना सीखा? यहाँ पे आके हमने बहुत सीखा। मैंने नेशनल्स भी खेले और एक इंटरनेशनल भी खेला है। मैंने 6 नेशनल खेले जिनमें मेरे 2 मेडल्स भी हैं। तो आना चाहिए बच्चों को जी, जो अभी घर पे बैठे पढ़ाई के साथ फिजिकली फिट भी रहते, यहाँ आए प्रैक्टिस करे से फिजिकल मेंटल हेल्थ, और इस लॉकडाउन में हमें फिजिकल मेंटल हेल्थ मेंटेन करके रखनी है, तो सब इधर आए प्रैक्टिस करे। यही गेम ज़रूरी नहीं, कोई भी गेम खेले, बैडमिंटन, जूडो, ताइक्वांडो। यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छी तरह मेहनत कराते हैं। यहाँ पे जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था फिर उस दौरान हमने ये ई पाठशाला क्लास स्टार्ट किया था जूम ऐप पे, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि 4G यहाँ पे नहीं चलता, उसकी वजह से फिर हमने एक मीटिंग की, उसमें हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक क्लास रिज्यूम करेंगे। फिर हमने एक ग्राउंड चूज़ किया यहाँ पे औलचा बाग में, खाद मिल ग्राउंड में। फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट प्रैक्टिस की, तब से यहाँ पे कंटिन्यू क्लास चला, क्योंकि हमारे पास इस टाइम हॉल नहीं है, हॉल की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो बच्चे हैं ये वुशु खेलने के लिए आते थे, पहले इंडोर स्टेडियम जाते थे,
तो उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो फिर यहाँ के जो मसूद सर है, रमीज सर है, इरफान सर है, एजाज सर है, इन्होंने डिसाइड किया कि बच्चों को किस तरह हम एंगेज रखेंगे और इनको कैसे एक्टिविटीज़ करवाएंगे। तो फिर उन्होंने इन्हें सिलेक्ट किया, पहले जूम क्लासेस किया, उससे मज़ा नहीं आया, तो फिर इन्होंने बोला कि हम ग्राउंड में आए। तो इससे ये फ़ायदा है कि हम भी अब बच्चों के साथ फुल फैमिली हम यहाँ आते हैं और एंजॉय करते हैं और हम भी प्रैक्टिस करते हैं और इससे हमको भी फ़ायदा मिलता है और बच्चों को भी फ़ायदा मिलता है। सरहदी जिला कुपवाड़ा में भी खेल सरगर्मियों के फरोग के लिए इंतजामिया कमर बस्ता है और इसी सिलसिले में इंडोर स्टेडियम तामीर हो रहा है। सरमा से कबल इस इंडोर स्टेडियम को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। इसके लिए काम तेजी से जारी है ताकि सर्दियों के दौरान कम से कम मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता नौजवानों को एक यहाँ पर बेहतर प्लेटफॉर्म, बेहतर सहूलियात मिले। इसके लिए इस वक्त मुतलका हुकाम की तरफ से काम किया जा रहा। महकमे की जानिब से भी इसमें दखलंदाजी देकर इस वक्त तमाम तैयारियां की जा रही हैं और जिले के अंदर, सरहदी जिले में यह पहला इंडोर स्टेडियम होगा जहां पर तमाम तरह की खेलों के लिए सहूलियात नौजवानों के लिए या बच्चों के लिए दस्तयाब होंगी। हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमें काफ़ी सालों के बाद इंडोर स्टेडियम अमल में लाया गया है, लेकिन हम अब गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द तैयार हो जाए ताकि हम इस गेम से लुत्फ़अंदाज हो जाए। मैं एक खुद सपोर्ट्समैन हूँ क्योंकि हमें बहुत ही इस इंडोर स्टेडियम की तलाश थी, लेकिन हमें अल्लाह के करम से ये मिल गया है अब। लेकिन हम यही चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द तैयार हो जाए ताकि हमें बहुत ही जल्द इस गेम से लुत्फ़अंदाज हम हो जाए। हमारा एक मुतालबा है जितना हो सके उतनी जल्दी, जितनी सतह पे हो सके उतनी जल्दी सतह पे ना काम कंप्लीट होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो है इन चीज़ों में ये, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि कितने बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारा जो यूथ है वो कम्प्लीटली ड्रग्स की तरफ जा रहा है। रिसेंटली हमारे हंदवारा में एक छोटा 18-19 साल का बच्चा जिसकी भी वफात भी हो चुकी है। हम इन चीज़ों से वी आर फेड अप विद दीज थिंग्स। हम इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा यूथ इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए। ये हंदवारा एरिया में ये इंडोर स्टेडियम बनता है। इसकी ये एस्टिमेटिंग कॉस्ट जो है ना, प्रोजेक्ट कॉस्ट 4 करोड़ रुपीस है इसका। ये इंशाल्लाह हमें एक्सपेक्टेड है कि इस साल नवंबर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ड्यू टू लॉकडाउन और ये लास्ट ईयर का ये हड़ताल की वजह से इसको थोड़ा सा डिले हो गया, तो ये हमने कंप्लीट किया होता। अब ये हमें अब ये काम अच्छी तरह से चलता है, हमें एक्सपेक्ट है कि अब तो नवंबर ये कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर-दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा आएगा इस स्टेडियम से कि लोग बच्चे यहाँ पे इंडोर गेम्स भी खेलेंगे। सर्दियों में ज़्यादातर इंडोर गेम्स मतलब खेले जाते हैं। हम सर्दियों में भी वो किसी गलत काम में ना लग जाए ताकि हम उनको अगर गर्मियों में हम ओपन ट्रैक पे उनको खिलाते हैं, ओपन मैदानों में खिलाते हैं और सर्दियों में हम इसको इंडोर स्टेडियम में इनको जैसे कि टेबल टेनिस है, जैसे अपना ये बैडमिंटन है, अपनी चेस गेम है, इंडोर गेम्स में और बास्केटबॉल भी आता है। मैं चाहता हूं कि इंडोर गेम्स भी सर्दियों में भी यहाँ पे इसका भी बहुत ज़्यादा हो जाए ताकि आने वाली जो नस्ल है वो किसी गलत कामों में न लग जाए। तो खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।